गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके हाई स्कूल रैंकर्स चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी के आज हम जानेंगे बेसिक्स। क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं समझेंगे तब तक ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। बेसिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। उन बेसिक्स में क्या रहता है, क्या चीज़ें हैं, वो आज आपको सीखनी है। तो आज हम बेसिक्स सिखाएंगे। ये क्लास 9th की चीज़ें हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में जो विज्ञान में आपने पढ़ी हैं 9th में, तो वो सभी चीज़ें इंक्लूड हैं। और अगर वो चीज़ अगर आप पे नहीं आती हैं तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। नहीं, आप रट भले लीजिए लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आ पाएगा। तो हम पहले बेसिक सीखेंगे। ये 9th क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं और ये 10th क्लास के लिए ये बेसिक्स हैं, ये हमें आज सीखने हैं। ठीक है, चलिए। ये पाठ्यक्रम है हाई स्कूल का, तो ये पाठ्यक्रम हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम इस पाठ्यक्रम में जो रसायन का पोर्शन है उसको पढ़ेंगे। ये विज्ञान की किताब है, आप देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी की। और उस विज्ञान में ये चैप्टर्स हैं 13, जो इसके जो 3 पार्ट हैं विज्ञान के, भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, उसमें ये विभाजित है। तो इसमें भौतिक विज्ञान के कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लीजिए। भौतिक विज्ञान के चैप्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसमें एक वीडियो भी चल रहा है भौतिक विज्ञान का, उसको आप पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंतर्गत 1 से लेकर 4 चैप्टर हैं जो आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने हैं। और उसके बाद में है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में ये जो बाकी के शेष रह जाते हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 13, ये आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, ये देखो, ये बच्चा लेके भाग रहा है मसाल। तो करना क्या है आपको, पहले जो बेसिक्स हमें पढ़ने हैं उनमें क्या क्या रहेगा वो देख लीजिए। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है, तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है, क्या होते हैं ये, तो वो हमें सीखना है। अगर आप पे आता है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं आता है तो आप इसको सीखेंगे। तत्वों के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप उस चैप्टर में कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा। तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तत्वों की संयोजकता क्या होती है, इसे हमें इसके अंतर्गत सीखना है हमें इस वीडियो के। रासायनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, और रासायनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र वो कितना महत्वपूर्ण है कि अगर आप पे रासायनिक सूत्र सही सही नहीं आया तो आप किसी भी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, उसका समीकरण नहीं लिख पाएंगे। तो ये तो आपको बहुत जरूरी आप पे आना चाहिए। अगर आप पे आता है तो कोई बात ही नहीं है, तो तब तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए, केवल रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो देखिए इसमें इस चैप्टर से पहले आपको पढ़ना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप ये डायग्राम देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, फ्लो चार्ट है। तो उसमें आप देख रहे हैं द्रव्य, द्रव्य जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं और इसको पदार्थ भी कहते हैं। तो द्रव्य कितने प्रकार का होता है, द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम इसका भौतिक वर्गीकरण करें, भौतिक वर्गीकरण करें तो वो रहता है ठोस, द्रव और गैस, जिसको तरल भी लिख दिया है, लिक्विड को तरल कह सकते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, इनको 3 भागों में अगर भौतिक विधियों से अगर हम द्रव्य को अगर क्लासिफिकेशन करें, उसका वर्गीकरण करें, तो वो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होती हैं, अगर हम देखें उसको भौतिक वर्गीकरण के आधार पे।
अगर हम उसको रासायनिक वर्गीकरण की तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो रहेंगे शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध फिर दोबारा से दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक रहेगा इसका तत्व और दूसरा रहेगा यौगिक, जिसको कंपाउंड कहते हैं, तत्व को एलिमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। अब अशुद्ध अगर रहते हैं, अशुद्ध अगर पदार्थ होते हैं तो अशुद्ध पदार्थों को मिश्रण भी कहते हैं, अंग्रेजी में मिक्सचर और हिंदी में मिश्रण। अब वो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो थोड़ा सा हम इसको, वैसे तो हम ये 6वीं क्लास से जब साइंस में पढ़ रहे हैं तो हम ये जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको रिकैप करवा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आप 2 मिनट में आप इसको समझ जाएंगे। ठोस पदार्थ वो होते हैं जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, जिसका आकार भी निश्चित होगा और जिसका आयतन भी निश्चित होगा, उन्हें कहते हैं ठोस। तो ठोस के अंतर्गत एग्जाम्पल आपको पता है बहुत सारे, ये कुर्सी है, मेज है, पेन है, आप बहुत सारे, पंखा है, घर है, ये सब ठोस के उदाहरण हैं। तरल या जिसको द्रव कहते हैं, लिक्विड आप जानते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक गुण होता है बहने का। अगर हम उसको एक स्थान पे रख दें तो वो बहने लगते हैं, बहते हैं वो, ठीक है। तो जब बहते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको बहुत सारे पता होंगे, दूध है, ठीक है, जल है, मिट्टी का तेल है, ये सब द्रव में आते हैं, आपको पता है। गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका न तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। अगर हम 1 लीटर गैस ले लें और एक कमरे में छोड़ दें तो वो पूरे कमरे का आकार ले लेगी और कहाँ जाएगी कोई उसका आकार नहीं पता चलेगा और ना ही उसका आयतन हम निश्चित कर पाएंगे। अगर उस 1 लीटर को छोड़ेंगे हम कमरे में तो वो कमरा पूरा भर जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये पूरा कमरा भर गया है। और अगर उसी को हम सिलेंडर में डाल दें 1 लीटर गैस को तो सिलेंडर भी भर जाएगा और नहीं भी भरेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है गैस। तो गैस में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वायु है, ये सब गैस हैं। वायु तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये आपको आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकैप करवा ही दे रहा हूं, कोई बात नहीं, अगर आते हैं तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद में आता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ ही हमें पढ़ना है मेन। शुद्ध पदार्थ में ही तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, ये हमें जानना है, विस्तृत रूप से जानना है। और उसके बाद में आता है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब होता है मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या उनको मिश्रण भी कहते हैं, ये समांगी होते हैं। समांगी का मतलब एक दूसरे में घुल जाएं और वो एक दूसरे में इतने घुल जाएं कि एक का अस्तित्व उसमें नहीं दिखाई दे। जब चीनी को जल में घोला जाता है तो आप फिर उसको चीनी को ढूंढ नहीं पाएंगे, वो पूरे पूरे जल में घुल जाएगी। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। और ऐसे मिश्रण जो दोनों ही, जिसमें विलेय और विलायक अलग अलग दिखाई दें तो उस मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे जल और बालू। अगर हम 1 गिलास जल में अगर थोड़ी सी बालू डाल दें तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपको बालू जैसा दिखाई, जल में कुछ घुला सा दिखाई दे, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम रख देंगे तो बालू नीचे पूरी बैठ जाएगी। बालू आप उसको अलग देख पाएंगे, अलग उसको छान के अलग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस तरह के जो मिश्रण होंगे उनको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो ये मोटा मोटा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो बाकी का और आगे जो हमें मुख्यतः सीखना है इसमें वो है, अब आते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे मैं जो बता रहा था, शुद्ध पदार्थ।
इसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। शुद्ध पदार्थ 9th में आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, अब नए सिरे से पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी कोई ऐसा इश्यू नहीं है। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिसमें एक ही तरह के अणु होते हैं, एक ही तरह के अणु पाए जाएंगे उसमें। कण कह दो या अणु कह दो, क्योंकि अणु अभी अभी हमें पता ही नहीं है, कण कह सकते हैं। एक ही प्रकार के कण हों सभी, तो उन पदार्थों को कहते हैं हम प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हो, ये सोना है, गोल्ड का मतलब सोना, सोने की ये छड़ें हैं, तो इसमें पूरा सोना ही सोना है, दूसरी कोई चीज नहीं है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं शुद्ध। क्या कह देते हैं? ये पदार्थ हो गया शुद्ध। दूसरा, ये कॉपर है, कॉपर, तांबा, तांबे का तार आपने देखा होगा, बहुत सारा यूज होता है विद्युत मोटर में, और भी बहुत सारे जो तार होते हैं घर में, उन तारों में कॉपर वायर होता है। तो वो कॉपर वायर जो बना हुआ है वो भी कॉपर का बना हुआ है, तो हम कॉपर वायर को भी शुद्ध की श्रेणी में रखेंगे। अब बात आती है कि जो चीनी है, चीनी, तो इस चीनी में अगर हम ये देखें कि अगर ये खाली एक ही तत्व से बनी हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो चीनी बनती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से मिलती है। जो उसका फॉर्मूला होता है उसमें C होता है, H होता है, O होता है, अर्थात ये 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। लेकिन उनको आप साधारण विधियों से अलग अलग नहीं कर सकते कि आप सोचो कि इसमें से चीनी में से हम कार्बन को निकाल लेंगे, या चीनी में से हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, या ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है इसको भी हम शुद्ध की श्रेणी में रखते हैं, ये भी शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि हम जो भी इसमें तत्व मिले हुए हैं, तत्व जुड़े हुए हैं, उनको हम साधारण विधियों से अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको भी क्या रखते हैं? शुद्ध। अगर चीनी में कुछ और चीज नहीं मिली हो तो शुद्ध, चीनी भी शुद्ध है, ठीक है। उसी तरीके से नमक जो घर में इस्तेमाल होता है, तो जो नमक होता है, नमक का जो सूत्र है वो NaCl है। मैंने फिर बता रहा हूं कि ये सोडियम अलग है ना, और ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, इस तरह से मिलके नमक का निर्माण करते हैं। तो नमक के जो कण हैं वो भी शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि सोडियम को और क्लोराइड आयनों को आप अलग अलग साधारण विधियों से नहीं कर पाते। कार्बन, जो कार्बन आप कोयला सा देख रहे हैं, ये कोयला है, और कोयला में शुद्ध पदार्थ, ये भी शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें दूसरे किसी अन्य तत्व के या अन्य यौगिक के इसमें कोई भी परमाणु या अणु नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको भी शुद्ध पदार्थ कहेंगे। वाटर, जो जल होता है, मैंने बताया कि जो जल है ये वैसे तो यौगिक है, कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप नहीं निकाल सकते अलग अलग, तो इसलिए ये भी क्या हुआ? ये भी शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आएगा। तो कहने का मतलब इस बहुत सारे एग्जाम्पल से आपने देखा कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हों, उन्हें कहते हैं, या एक ही प्रकार के कण हों तो उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्लियर? आशा है ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब बात आती है शुद्ध पदार्थ, जैसा कि बताया था 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है तत्व, तो दूसरा होता है यौगिक। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से इनमें डिफरेंस कर पाएंगे। तो देखिए तत्व क्या होते हैं? किसी शुद्ध पदार्थ का सरलतम रूप, यानी कोई भी पदार्थ है उसका सबसे सरल रूप जो होगा वो क्या कहलाएगा? उसी को कहते हैं तत्व। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ऊपर, ये घर बना हुआ है, तो घर जो बना हुआ है ये है पदार्थ, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, बहुत सारी, जैसे खिड़की हैं, जंगले हैं, वो लोहे के बने हुए होंगे, ठीक है, और इसके जो गेट हैं वो लकड़ी के बने होंगे, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं इसमें। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया पदार्थ। और वो पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं? पदार्थ में एक जो दीवारें हैं, आप दीवार देख पा रहे होंगे, वो दीवारें ईंटों से ही बनी होती हैं।
तो ये बहुत सारी ईंटें जुड़ी हुई होती हैं, तो ये होती हैं तत्व। इसको हम दीवारों को कह सकते हैं कि ये क्या है, दीवारें जो घर की बनी हुई हैं वो बनी हुई हैं ईंटों से। तो ईंटों को हम मान लेते हैं परमाणु, सबसे छोटा बताया था कि सबसे छोटा इसमें एक ईंट होती है। तो ईंट को जब हम बहुत सारी ईंटों को लगाते हैं एक जैसी, तो यही बन गया तत्व। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि पदार्थ क्या होता है, कि पदार्थ में तो बहुत सारे तत्व जुड़े हो सकते हैं, बहुत सारे परमाणु जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जो तत्व होते हैं तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु जुड़े होते हैं। अर्थात ये जो आप देख पा रहे हैं दीवार, उसमें केवल ईंटें ईंटें दिखाई दे रही हैं। तो जब ईंटें लगी हुई होंगी तो ईंटों का मतलब परमाणु से मान लेते हैं हम, और जो दीवार बनी हुई है वो तत्व है। अब आपको इससे पता चल गया होगा इस एग्जाम्पल के द्वारा कि कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व है, कौन सा परमाणु है। इसी तरीके से आप लोहे की रॉड देखते होंगे, लोहे की जो रॉड होती हैं, छड़ें होती हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोहे के परमाणु होते हैं। एटम का मतलब होता है परमाणु, लोहे के परमाणु होते हैं। ठीक है, आयरन के परमाणु हैं ये। ठीक है, और बहुत सारे आयरन के परमाणु आप देख पा रहे होंगे। और ये जब आयरन के परमाणु को अगर खाली अगर आयरन के भी परमाणु हैं उसमें और कुछ नहीं है, तो उसी को कह देते हैं हम तत्व। तो इसे कह देंगे आयरन का ये एक तत्व है। ठीक है, अब उसके बाद में बहुत सारे तत्व मिलके और वो बना लेते हैं आयरन की रॉड। ठीक है, आयरन की रॉड। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि तत्व क्या होते हैं। तत्व होते हैं कि एक ही पदार्थ के एक ही परमाणुओं से मिली हुई कोई जो संरचना होती है उसी को कहते हैं तत्व। अगर आयरन के हैं तो आयरन के ही सभी परमाणु मिले हुए होंगे, तो और ऐसी कोई संरचना होगी उसे कहेंगे हम तत्व। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे किसी शुद्ध पदार्थ का सरलतम रूप होता है और इसको अलग अलग सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और आप सोचो कि इनको और बाकी की अगर किसी में और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप इसको वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे और इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। वो सबसे छोटा है। अब इसमें से जैसे अब दीवार है, दीवार ईंटों की बनी हुई, तो उसमें से एक ईंट ले ली। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे, क्योंकि ईंटों के अलावा तो दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं और अणुओं से बने होते हैं, चाहे वो अणुओं से मिलके बने हों, चाहे वो परमाणुओं से मिलके बने हों, वो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने होते हैं, उन्हें कहते हैं तत्व। आशा है कि ये तत्व आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है दूसरा कि तत्व के बारे में भी बताया। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। तो बहुत सारे तत्व, यानी या तो एक ही प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के जब तत्व मिल जाते हैं तो वही बन जाते हैं यौगिक। जैसे ये तत्व है हाइड्रोजन, यहां पे देखिए तत्व है हमारा हाइड्रोजन। लेकिन जब यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन का अणु, है ना। तो ये एक अणु हो गया। अगर इसमें और अगर एक और इसके अतिरिक्त दो हाइड्रोजन है और एक मिल जाए इसमें ऑक्सीजन, तो इसमें दो तत्व हो गए, एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक हो गया ऑक्सीजन। तो दो तत्व मिलके, दो हों या दो से ज्यादा हों, ठीक है, उनको कहते हैं हम यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। तो जैसे H2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हो गया। ये भी क्या है, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये कार्बन तत्व है, ये ऑक्सीजन तत्व है। तो ये दोनों तत्व मिलकर क्या बन गए, यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं यौगिक। समझ में आ गया, दो या दो से अधिक। जैसे आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमोनिया है NH3,
इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो अलग अलग तत्व मिले हुए हैं और दोनों एक साथ जुड़ गए हैं और ये जो संरचना बनी है इसी को कहेंगे यौगिक। क्या कहेंगे? यौगिक। तो कहने का मतलब तत्व तो होता है एक, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन है, ये तो है तत्व। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो बन जाता है क्या? यौगिक। समझ में आ गया? अच्छा, अब ये वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में, अनुपात निश्चित होगा जब मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होगा, कितने कितने अनुपात में ये मिलेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसी तरीके से हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी निश्चित होगा। तो निश्चित अनुपात में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो जो यौगिक, जो पदार्थ बनते हैं या जो संरचना बनती है उसी को कहते हैं यौगिक। समझ में आ गया? और यौगिक जैसे देखिए, इसको 1 मिनट रफ कर दूं। देखिए इसमें आप देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? जल। जल बनता है, ठीक है। H2 प्लस O2 और ये बन जाता है H2O। यानी हाइड्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु, ये दो लगे हैं लेकिन ये अणु है। हाइड्रोजन के एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं। तो ये एक है, दो लिखे हैं, इसका मतलब ये अणु है ना। तो एक हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलके जल का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको संतुलित करेंगे, बाद में संतुलित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संतुलन करना भी आपको आगे सिखाएंगे। तो अभी पहले आपको ये देखना है कि ये जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं, जब ये एक नया यौगिक बन रहा है तो ये तत्व है, हाइड्रोजन तत्व मिला है और ऑक्सीजन तत्व मिला है। तो हाइड्रोजन के जो गुण हैं और जो ऑक्सीजन के गुण हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये गैस है, एक अलग तरीके के गुण हैं इसमें, ऑक्सीजन भी गैस है, इसकी अलग तरीके के गुण हैं, लेकिन जो इसके रासायनिक गुण हैं या भौतिक गुण हैं वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब है कि वो जो यौगिक होते हैं वो जिन तत्वों से बने होते हैं उनके इसमें गुण नहीं आते, बिल्कुल अलग होते हैं। समझ में आया? यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से अलग अलग होते हैं। ये जो लिखा है उसका यही है साधारण शब्दों में कि हाइड्रोजन के जो गुण हैं या जो ऑक्सीजन के गुण हैं वो जल में नहीं होंगे, यानी जल के जो गुण होंगे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो तत्व समझ में आ गया। एक ही प्रकार के, एक ही क्या कहें, एक ही परमाणुओं से मिलकर बने हुए जो संरचना होती है उसे तत्व कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो बनता है यौगिक। अब इसमें एक नोट लिख दिया है, ये अच्छे बच्चों के लिए है, थोड़ा सा समझना है। सभी यौगिक अणु होते हैं, यानी यौगिक तो जो हैं, जैसे ये जल देख रहे हैं तो जल है, या अभी आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। ये जल का एक अणु है। तो कहने का मतलब है कि यौगिक तो अणु होते हैं, यौगिक तो अणु होते हैं। ये जल का अणु है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, ये अमोनिया का एक अणु है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यौगिक को हम, ये है तो यौगिक है, लेकिन इसको अमोनिया का एक अणु कहते हैं। क्या हो गया? अमोनिया का अणु। अमोनिया का ये अणु है। तो कहने का मतलब है एक यौगिक क्या बन गया? एक अणु बन गया।
तो कहने का ये मतलब है कि एक यौगिक एक अणु हो सकता है। अब बात आती है एक अणु की। क्या एक अणु जैसे जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? एक अणु है, ठीक है, क्योंकि दो परमाणुओं से मिलकर बना है, तो ये एक अणु है। इस अणु को क्या आप यौगिक कह पाएंगे? ये यौगिक है? यौगिक की परिभाषा में ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसमें तो ये बताया था दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो ये तो एक ही तत्व से मिलकर बना है, तो अणु तो है लेकिन ये यौगिक नहीं है, ये यौगिक नहीं है। तो इसको अणु को यौगिक नहीं कह सकते। तो सब ये यही इसमें नोट में लिखा है कि सभी यौगिक अणु होते हैं। सभी जो भी आपने देखे थे ये तो एक अणु हैं, लेकिन एक अणु यौगिक नहीं है। क्लियर? आशा है ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ गया, दोबारा से अपनी, चलिए अब देखिए यौगिक। अब अभी बताया था आपको तत्व और यौगिकों के बारे में। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आयनिक यौगिक और एक होते हैं सहसंयोजक यौगिक। अब आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? आयनिक यौगिक तो ऐसे होते हैं जब ये बनते हैं यौगिक, है ना। जैसे देखिए आयनिक यौगिक के बारे में बताऊं तो मैं थोड़ा सा यहां पे बता दे रहा हूं। आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक जो आयनों से मिलकर बने होंगे, जैसे सोडियम और सोडियम आयन और Cl आयन, क्लोराइड आयन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं नमक NaCl। तो ये NaCl एक यौगिक है। तो ये यौगिक क्या कैसा है? आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें इसमें जिस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, किसी को दिया है, और ये इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पे बने हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, इसने लिया है, तो इस तरह से इन दोनों ने एक साझा किया है, इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर। जब इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जब ऐसे यौगिक बनते हैं तो उन्हें कहते हैं हम आयनिक यौगिक। जैसे आप NaCl देख रहे होंगे या MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें भी ये इसी तरीके का है। तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है आयनिक यौगिक। और दूसरी बात ये है सहसंयोजक यौगिक। ये बनते हैं आदान प्रदान से, यानी साझे से। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, ये एक क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसको अंतिम कक्षा पूरी करने के लिए चाहिए दो इलेक्ट्रॉन, और एक और हाइड्रोजन है, उसकी भी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों साझा करते हैं तो ये इस तरह से साझा कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन करके साझा करके ये यहाँ पर हाइड्रोजन और एक बंध से बंधे हुए हैं, और हाइड्रोजन, और इस तरह से बना लेते हैं H2। ठीक है, ऐसे जो यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। यहां पे क्या था, इसमें आयनिक यौगिकों में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक लेता है। एक तो देने वाला होता है इलेक्ट्रॉन, एक लेने वाला होता है। लेकिन इसमें न तो कोई देने वाला होता है, ना ही लेने वाला होता है। इसमें क्या होता है, साझा करते हैं एक एक का, दो दो का, तीन तीन का, जो भी है। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको थोड़ा सा रफ कर ही दे रहे हैं।
चलिए, तो ऑक्सीजन है, इसी तरीके से ऑक्सीजन भी बनेगा। देखिए कैसे, एक बार बता ही दे रहा हूँ तुम्हें, वैसे तो अब मैंने क्लास में भी बताया है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। और दूसरा वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु, इसके भी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन दोनों को ही अपनी अंतिम कक्षा पूरी करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है। तो ये एक एक साझा करते हैं कि दोनों ही हम साझा कर लें और हमारा एक अंतिम कक्षा, अंतिम कोर्स जिसको कहते हैं, वो पूरा हो जाए। तो ये इस तरह से साझा कर लेते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो ये इसके 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और ये वाले इधर, इस तरह से इसके 6 हो गए। और इसी तरीके से 2 यहाँ और 2 इसके यहाँ पे, और 2 हो गए यहाँ पे। इस तरह से इन दोनों ने 2-2 का साझा कर लिया। तो ऑक्सीजन ने कितने कितने का साझा किया है? 2-2 का, इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा रहता है और इस तरह से बन जाता है ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से साझे से बनती हैं बहुत सारी चीजें। तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनती हों, उन यौगिकों को कहा जाता है सहसंयोजक यौगिक। और जहां पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को त्यागते हैं, जैसे ये देखिए, इसको भी देख लीजिए आप, समय तो लगेगा ही, लेकिन आप इसको समझ जाइए क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जैसे सोडियम है Na, इसका जो परमाणु संख्या है वो है 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 8 और 1, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसकी अंतिम कक्षा पूरी होने में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसी तरीके से Cl का होता है 17, तो इसका होता है 2 और 8 और 7। इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा पूरा करने के लिए चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये इसको दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जब ये देता है, अगर ये त्यागेगा तो सोडियम इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है तो वो बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को त्याग दिया तो ये बना लेगा सोडियम आयन। ऐसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी पे से ले लिया, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो देखिए Cl, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी पे से ले लिया, अब ये बन गया Cl, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे Cl माइनस, यानी क्योंकि ये किसने ले लिया है। इस तरह से जब यौगिक बनते हैं तो उन यौगिकों को कहा जाता है आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं इसको? आयनिक यौगिक। समझ में आ गया? चलिए परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है और ऐसा कण है जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। यानी ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो हाइड्रोजन के जितने भी गुण होंगे, हाइड्रोजन गैस में जो भी गुण होंगे वो इसके इस परमाणु में भी होंगे। यानी कि किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के पूरे गुण होते हों, उसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, तो ये परमाणु देखिए, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये फास्फोरस का परमाणु है। बहुत सारे परमाणुओं से मिलके और वो संरचना बनती है, पदार्थ बनता है बहुत सारे परमाणुओं से मिलके। पहले परमाणुओं से मिलके अणु बनता है और अणु के बाद में वो संरचना बनती है। ठीक है, चलिए, तो परमाणु क्या होता है? वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उसमें वो भाग लेगा, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, स्वतंत्र नहीं, वो अणु के रूप में ही मिलता है। तो अणु के रूप में ये पाए जाते हैं, मिलते हैं, हम इनको लिखते हैं, प्रयोग करते हैं और ये अणु के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अणु का जो भाग होता है, अणु का एक पार्ट होता है, वही परमाणु है। समझ में आ गया?
चलिए, अब परमाणु किस तरह से व्यवस्थित होते हैं किसी पदार्थ में। किसी पदार्थ में, पदार्थ से पहले या ये जाने हम कि परमाणु के घटक कौन कौन से हैं, परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से कण हैं ऐसे जिनसे मिलके बना होता है, और उन घटकों को एक नाम दिया जाता है, पेपर में आता है या आपकी पुस्तक में होगा, अपरमाणुक। अपरमाणुक, अपरमाणुक का मतलब होता है परमाणु के अंदर जो कण हैं, यानी परमाणु जिनसे मिलके बना है उसे कहते हैं अपरमाणुक। तो अपरमाणुक कौन से हो गए, कौन कौन हो गए, तो देखिए कि एक तो होता है उसमें प्रोटॉन, क्या रहता है, प्रोटॉन, जिस पर धन आवेश होता है और इसको P से प्रदर्शित करते हैं, P, और इसके ऊपर धनावेश चढ़ा होता है क्योंकि ये जो प्रोटॉन होते हैं उस पर धनावेश होता है। दूसरा एक और तत्व होता है, एक और घटक होता है या एक और अपरमाणुक होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और इसको E और ऐसे माइनस से लिखा जाता है। एक और तीसरा अपरमाणुक है जिस पे कोई आवेश नहीं होता है और इसको N से निरूपित करते हैं, यहाँ पे 0 लिखा रहता है, न तो प्लस रहेगा और ना ही माइनस रहेगा, यहाँ पे रहेगा N0, ठीक है। तो इस तरह से इनको प्रदर्शित करते हैं, इस पे प्लस आवेश होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। अब देखिए कि वो परमाणु में रहते किस तरह से हैं। जब किसी परमाणु के 3 भाग होते हैं तो वो भाग किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं वो देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये जो संरचना आपको दिख रही है कि कुछ इसमें प्लस जैसे दिख रहे होंगे और कुछ इसमें गोल जो हैं गेंदें जैसी हैं वो हैं पिंक कलर की, गुलाबी। तो ये जो संरचना है जो प्लस वालों की मिलके और गुलाबी रंग की, इस संरचना को कहा जाता है नाभिक। क्या कहते हैं इसको, नाभिक। अब बताइए नाभिक में कौन कौन से परमाणु हो गए, नाभिक में अब परमाणु कौन से हो गए, बताइए बताइए कौन कौन से हो गए नाभिक में। नाभिक में एक तो हो गया प्रोटॉन और दूसरा हो गया न्यूट्रॉन। क्या हो गया, तो जब भी पेपर में आता है कि नाभिक में कौन कौन से अपरमाणु होते हैं तो आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर कहें परमाणु में कौन कौन से होते हैं तो परमाणु में कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु में तीनों हो जाते हैं, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होंगे ही, नाभिक है, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन और होगा। ये जो 3 हैं कण ये परमाणु का हिस्सा होते हैं, यानी इनसे परमाणु मिलकर बना होता है। समझ में आ गया। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर। आप इसमें जो प्रोटॉन देख रहे हैं, दिख रहा है ये वाले जो प्रोटॉन हैं जिस पे धन आवेश है, इनकी संख्या और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर कहीं पे नहीं गए हैं, अगर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, आयन बन जाएंगे। लेकिन जब वो परमाणु होता है तो इनकी माइनस वालों की संख्या, माइनस वाली जो गेंदें से दिख रही हैं और वो प्लस वाली जो गेंदें से दिख रही हैं उनकी संख्या बराबर होगी। तो कहने का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, ये आप एग्जाम्पल देख रहे थे लिथियम का। लिथियम अभी प्रतीक बताएंगे आपको कि किस तत्व का क्या प्रतीक होता है। और तो उससे पहले आप इसको लिथियम पढ़िए, इसको लिथियम Li का परमाणु एटम है, इसके नाभिक हो गया ये, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे कार्बन की संरचना दे रहे हैं। कार्बन की संरचना देखिए कि ये इसका नाभिक है, इस तरह से नाभिक रहता है जिसमें कुछ पीले कलर की गेंदें और कुछ रेड कलर की गेंदें, गुलाबी कलर की गेंदें तैर रही हैं, ये नाभिक है। और इसके चारों जो चक्कर लगा रहे हैं
ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या हैं? तो इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन बताइए इसमें। बिल्कुल सही बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन है 6। 2 तो पहली वाली कक्षा में है और 4 हैं बाद वाली कक्षा में। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस पर प्रोटॉन कितने होंगे बताइए? प्रोटॉन भी 6 भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी बताया था 6 ही होती हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे इसमें जो माइनस माइनस लिखा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो कक्षा, ये जो है, जो सर्किल सा बना है, इनको कहते हैं कक्षाएं। क्या कहते हैं इसको? कक्षा, या इसको कहते हैं कोष। कोष, ठीक है। अब अगर इसमें एक कक्षा है तो उसका नाम दे देंगे के कोष। क्या हो गया? के। और दूसरी कक्षा है तो उसको कह देते हैं एल। अगर तीसरी कक्षा होती तो वो हो जाती एम, और चौथी वाली कक्षा हो जाती तो हो जाती एन। ठीक है, पहली वाली कक्षा को क्या कहते हैं? के। दूसरी वाली को क्या कहते हैं? एल। तीसरी वाली को क्या कहते हैं? एम। और चौथी वाली को एन। इससे ज़्यादा कक्षाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये इसकी कक्षाएं होती हैं। अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रह सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इस के द्वारा आपने क्या सीखा कि परमाणु के कौन कौन से घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पे कौन कितने क्या क्या चार्ज होते हैं वो भी आपने देखा, और आपने देखा कि वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, ये भी आपने देखा। जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको क्या कहते हैं आपने सीखा? नाभिक। और ये जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? कक्षा या कोष कहते हैं। इनकी संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? के से शुरू होती हैं, एल, एम, एन। और इसमें ये भी समझ लीजिए कि इनकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनकी कभी कभी खोज किसने खोज की थी ये पूछ लेते हैं जनरली। वैसे तो हाई स्कूल में इस तरह का नहीं आता, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है लोगों ने, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, याद कर लोगे इसको? ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ट का मतलब थॉमसन। थॉमसन। अब ये है प। प से हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन। और रा से रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड महोदय ने प्रोटॉन की खोज की थी। न से आप याद रखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? च से याद रखेंगे चैडविक। चलिए अब आगे। अब इसके बाद में आता है अणु। अणु किसे कहते हैं? तो अभी इससे पूर्व में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु सबसे छोटी संरचना होती है किसी पदार्थ की जिसमें उस पदार्थ के संपूर्ण गुण होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु है। क्या है? परमाणु। ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी परमाणु है। अब जब ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलते हैं तो जो संरचना बनती है उसे कहते हैं अणु। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु जब ये दोनों मिलके आपस में संरचना बनाते हैं तो उसे कहते हैं इसको ऑक्सीजन का अणु। ये तो आपने देख लिया कि 2 परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो समान थे, दोनों ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, समान थे। दोनों ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन थे, समान थे। लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ऐसा भी हो जाता है कि 2 तत्व हों,
दो तरीके के तत्व हों या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलके भी एक जो संरचना बनाते हैं उसको भी क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से रासायनिक रूप से संयोग करके ये बनाता है संरचना H2O। ये हो गया अणु। लेकिन ये अणु तो है, लेकिन ये है यौगिक का अणु। किसका? यौगिक। आपको इससे पूर्व में बताया था कि यौगिक क्या होते हैं। ये जो अणु है वो यौगिक का है और ये जो अणु है वो है तत्व के। ये ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, तो ये हो गए तत्व के अणु। और ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी तत्व है, तो इसके ये हो गए तत्व के अणु। ठीक है, तो ये हो गए तत्व के अणु और यौगिक के अणु। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जब समान परमाणु मिलके अणु का निर्माण करते हैं तो वो तत्व के अणु कहलाते हैं। जब असमान तत्व के परमाणु मिलके और अणु का निर्माण करते हैं तो उस अणु को कहा जाता है यौगिक के अणु। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये कह सकते हैं कि परमाणु से जो अणु है वो बड़ी संरचना है। अब आपने कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम इसको उपयोग करते हैं तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन H2 लिखा रहता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है H2, यानी अणु लिखा जाता है, परमाणु को नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अणु होते हैं वो एक ही परमाणु से मिले के बन सकते हैं, या यहाँ पे देखिए एक आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है कि उसमें हाइड्रोजन के परमाणु अलग अलग हैं। देखो अभी आए थे और आने के बाद में वो दोनों एक एक का साझा कर देते हैं और ये उनकी अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको। जब ये जुड़ते नहीं है उससे पहले आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो जब दोनों पास आ जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से संयोग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का, और फिर उसके बाद में हाइड्रोजन गैस बन जाती है और वो उड़ के चली जाती है। दिख रहा है आपको? इसके द्वारा आपकी समझ में पूरा आ रहा होगा। अब ये मिस्टर जयकाल की आप तस्वीर को देख पा रहे हैं, ये बड़े कंफ्यूज हैं। ये कह रहे हैं क्या जो ऑक्सीजन है या ओजोन है, O3 को बोलते हैं ओजोन, ये इसे तो इसे कहते हैं ओजोन। ओजोन O3, तो ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। क्या हम ये कह रहे हैं इन अणुओं को क्या हम तत्व कह सकते हैं? क्योंकि तत्व में भी तो ये बताया था, तत्व में ये बताया था कि एक ही प्रकार की जो संरचना होती है, एक ही तरह के कणों से मिलके बनते हैं, वो बनते हैं, उनको हमने कहा था तत्व। तो जब तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने हैं तो ये भी तो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने हैं। ये हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलके बने हैं, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके बने हैं, ये ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तो देखिए इसके आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जयकाल हैं वो कन्फ्यूज हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज मत रहिएगा। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा परमाणुओं से बनने वाला समूह होता है, उसे अणु कहते हैं। वो समान प्रकार के भी हो सकते हैं और असमान प्रकार के भी हो सकते हैं। जब समान प्रकार के अणु मिलके जब समान प्रकार के परमाणु मिलकर और जो अणु बनाते हैं तो उसे कहते हैं तत्व के अणु। मैंने बताया था इससे पूर्व में, उसे तत्व के अणु कहते हैं। जैसे ये वाले हैं तो ये तत्व के अणु हैं, तो यानी कहने का मतलब है इनको तत्व कहा जा सकता है। ये ऑक्सीजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन है, इस बैलून में भरी हुई है ऑक्सीजन, तो ये इनको हम जो ऑक्सीजन के जो इसमें भरे हुए हैं इनके तत्व के अणु कह सकते हैं इसको, और तत्व के अणु कह सकते हैं तो इनको तत्व भी कहा जा सकता है। ठीक है, वो उसी कंडीशन में है जब ये पूरे तत्व यानी ये एक साथ रहेंगे, ये तब ये कहलाएंगे तत्व के अणु।
और जब ये अलग अलग तरीके के परमाणु मिलके जब बना लेते हैं तो उसे कहा जाता है यौगिक अणु। जैसे मैंने पूर्व में बताया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और जल मिलके और क्या बना रहा है, जल बना रहा है, तो इसको कहेंगे हम यौगिक के अणु। ठीक है, ये मैंने पहले बता ही चुका हूँ। अब देखिए तत्वों के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक आपको आना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से जरूरी है कि अगर आप ABCD नहीं जानते हैं तो आप अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते, आप अंग्रेजी में कुछ भी नहीं लिख सकते, न पढ़ सकते हैं यदि आप पे ABCD नहीं आती है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि यदि आप तत्वों के प्रतीक अगर आप पे नहीं आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप कभी भी इसको नहीं पढ़ सकते, आपको केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ पाएंगे आप, ये पक्का है। तो इसलिए आपको तत्वों के प्रतीक हर हाल में आपको सीखने ही सीखने हैं, आना चाहिए आप पे। लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक स्थिति बना दी है, इसका आप लिख सकते हैं इनको चाहें तो, या PDF में से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये मिल जाएगा। देखिए ये जो मैंने इनको अलग अलग श्रेणियों में आप बांट लीजिए, अलग अलग आप टेबल बना लीजिए। उसमें पहली वाली टेबल में आपको हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन और यूरेनियम ये लिख लेने हैं। इसको आप इतना तो 10वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो इतना तो, या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि आप इसकी अंग्रेजी भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को HYDROGEN लिख सकते हैं, बोरोन इस तरह से आप लिख लेंगे। तो इनके जो पहला वाला जो वर्ड है, अक्षर है, वही इसका प्रतीक होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन H से शुरू है तो H आ गया, बोरोन B से शुरू है तो B, कार्बन C से शुरू है C, नाइट्रोजन N से, तो ये पहले वाले जो किसी भी इसके वर्ड हैं वही यहाँ पे आ गए हैं प्रतीक के रूप में। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो ये वाले हैं, इसमें तो आपको याद कुछ करना ही नहीं है। जो हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, सल्फर का S, फास्फोरस का P, फ्लोरीन का F, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, आप आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी वाली टेबल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हीलियम, बेरिलियम, नियोन, सिलिकॉन, कैल्शियम, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, बेरियम। आपको इसमें क्या करना है, इसमें पहले वाला तो लेना ही है क्योंकि हाइड्रोजन से H हम पहले लिख चुके हैं और हीलियम से भी H लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। एक ही प्रतीक दो तत्वों का कैसे हो सकता है, तो इसलिए इसको अलग करने के लिए H के साथ E और यहाँ से ले लिया गया है। आप उसको देख रहे हैं बोल्ड अलग कलर का दिख रहा है आपको, H और E लिया गया है तो इसलिए HE हो गया इसका। बेरिलियम का B हो गया, नियोन का Ne, आप देख पा रहे हैं ये पूरे एक एक, और इसके साथ में एक तो पहला वाला कैपिटल में है और दूसरा वर्ड जब भी आप अगर एक ही प्रतीक में, एक ही तत्व के प्रतीक में दो अक्षर हों तो उसमें पहले वाला कैपिटल और दूसरा वाला स्मॉल यूज किया जाता है। कभी भी आप इसको बेरियम के प्रतीक को BA ऐसे नहीं लिख सकते, आप BA नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना है B और A। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद कर लेने, ये वाली भी हो जाएगी, ये टेबल हो जाएगी आसानी से, ये भी आसानी से हो जाएगी ये। और इसके बाद में ये कुछ तत्व रह गए हैं, वैसे तो बहुत सारे तत्व हैं लेकिन जो जो यूज होने वाले हैं वही मैंने लिए हैं, तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैग्नीशियम है, ये तत्व 3 आपको याद करने हैं। मैग्नीशियम में पहला वाला लेंगे और तीसरा वाला लेंगे Mag। तो अगर आप पे अंग्रेजी आती है तो इसका पहला वाला वर्ड ले लीजिए और तीसरा वाला ले लीजिए। ऐसे ही क्लोरीन का पहला वाला तीसरा वाला, जिंक का पहला वाला तीसरा वाला, तो ये भी आसानी से याद हो जाएंगे। ये अलग अलग से आपको लगा दिए टेबल में, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने ये अलग अलग टेबल में बना दिया है, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अब ये वाली जो है टेबल, या तो आप इसको पूरा रट्टा मारिए, जब 2-4 बार आप इनको यूज करेंगे तो आपके माइंड में ये अपने आप
बैठ जाएंगे, आप उनको बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं, अगर आप इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो इनके कुछ लैटिन नाम हैं, उन लैटिन नामों को अगर पता चल गया तो अब तो हम आप आसानी से लिख देंगे। सोडियम का, जैसे सोडियम यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, अब सोडियम का क्या है, कुछ बच्चे बता देते हैं एस है सर, तो अब हम पूछते हैं कि एस तो सल्फर का है, तो इसका क्या हुआ, तो फिर बताते हैं एसओ है सर, तो न तो एस है ना एसओ है, क्यों, क्योंकि इसका नाम और ना ही डी है, एसओडी सोडियम है ना, तो ना पहला वाला है, ना पहले और दूसरा है, ना पहला और तीसरा है, इस तरह का कोई भी इसका नाम नहीं है। इसका नाम क्यों नहीं है, क्यों कन्फ्यूजन हो रहे हैं, कि इसका मतलब है कि इसका नाम जो है वो दूसरी भाषा में है, वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो देखिए सोडियम का लैटिन भाषा में नाम है नेट्रियम, क्या है, नेट्रियम। तो नेट्रियम शुरू होता है NaTrium, तो अब N तो नाइट्रोजन के लिए ले चुके हैं हम, तो क्या करेंगे N के बाद में दूसरा वाला भी ले लेंगे, तो यहाँ पे ले लिया है Na, तो सोडियम का क्या हो गया, नेट्रियम से Na। ऐसे पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम, तो कैलियम से के ले लिया है, कि पहले हमने किसी का यूज नहीं किया तो के आ गया। लोहा, जिसको आयरन कहते हैं अंग्रेजी में, इसका नाम है, लैटिन नाम है फेरम, तो एफ तो हम ले चुके हैं फ्लोरीन का, तो हमने ले लिया Fe, क्या ले लिया है, Fe। क्लियर हो गया आराम से, लोहा या आयरन का Fe हो गया। कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं हिंदी में, जिसका नाम है लैटिन नाम क्यूप्रम, तो सी पहले कार्बन का ले चुके हैं इसलिए हमने ये लिया है Cu, ठीक है। और सोना, जिसको अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, और इसका नाम है ओरम, ओरम, तो ये Au ले लिया है। पारा, पारा है हाइड्रोगायरम, तो इसमें से H लिया है और G लिया है, यहाँ से हाइड्रा से लिया है H और गायरम से लिया है G। सीसा, जिसका नाम है प्लम्बम, तो P ले लिया है यहाँ से प्लम से, और बम से लिया B, PB, ये याद कर लेना आप। चांदी, सिल्वर, ये इसका नाम होता है अर्जेंटीनम, पहला और तीसरा लिया है A और G। टिन, इसका लैटिन नाम है स्टेनस, तो S लिया है और N लिया है। और टंगस्टन, इसको वॉल्फ्राम कहते हैं, लैटिन नाम है इसका, तो इसका W ले लिया है। तो ये वाले आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और बाकी का आप चाहें तो लैटिन नाम अगर आपको याद हो जाएंगे तब तो आसान है, अगर नहीं तो फिर आप इनको याद कर लीजिए। ये अपने किसी एक पेज में लिख के, और इसको जहाँ स्टडी रूम है वहाँ पे लिख के बड़ा बड़ा टांग दीजिए, और रोज़ सुबह देखिए, और जब भी तुम्हारा जब भी आओ जाओ तब एक एक बार उसको पढ़ लो, तो ये आपको याद हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अब इसके बाद में आता है तत्व की परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो बहुत इजी है, किसी परमाणु में किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन, जैसे अभी इससे पहले मैंने, अगर आपको देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहां पे देखिए इसमें प्रोटॉन कितने थे, 3, इसके नाभिक में 3 प्रोटॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या हो गई 3, कितनी हो गई, परमाणु संख्या इसकी हो गई 3, ठीक है। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 3। और ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे होगे तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैंने बराबर बताए थे, तो प्रोटॉन कितने होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं कितने हैं, 6, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसकी परमाणु संख्या भी कितनी हो गई, 6, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो परमाणु संख्या समझ में आ गई, कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में, देखिए मैंने बताया था आपको नाभिक ये होता है,
तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, जो प्रोटॉनों की संख्या है वही क्या कहलाएगी, वही है आपकी तत्व की परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या समझ में आ गई। परमाणु संख्या बहुत आसान है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। किसकी? प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है तो उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन पता है तो उतनी ही परमाणु संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? किसी को भी पता चल जाएगा ना। इस परमाणु संख्या को हम जेड से लिखते हैं। किससे? जेड से। जेड से लिखते हैं परमाणु संख्या। क्लियर? अब देखिए, कोई तत्व है, यहां पे एक्स लिखा है, ये लिखा है एक्स, तो एक्स के नीचे जो होता है वो परमाणु संख्या लिखी जाती है, और ऊपर जो, अब इसके बाद में आती है एक द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या ये रही। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जो यहां पे ऊपर लिखी जाती है वो होती है द्रव्यमान संख्या। और ये द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? ये होती है कि अभी तो मैंने बताया था, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटॉनों की प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने होंगे वही हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। कितनी? द्रव्यमान संख्या। अब आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि ये एक, अभी कार्बन का हमने देखा था, कार्बन का, तो उसमें प्रोटॉन थे इसमें 6, कितने? पी थे 6, और न्यूट्रॉन थे 6, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी पहली वाली कक्षा में 2 थे और दूसरी वाली में थे 4, 2 3 4। अब ये कहें कि आप उसकी परमाणु संख्या निकालिए और आप उसकी द्रव्यमान संख्या निकालिए। तो देखिए, आप सबसे पहले तो हमें लिखना है परमाणु संख्या। कितनी हो जाएगी? परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? जितना बताया था, जितने प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन कितने इसमें? 6, तो परमाणु संख्या या जेड बराबर हो जाएगी इसमें 6। आराम से निकाल लिया आपने। ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं, तो वो होती है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको ए से लिखते हैं। ए बराबर पी प्लस एन। अब पी कितने हैं इसमें? पी आपको पता है 6, और प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन भी 6 हैं। 6 तो जोड़ना जानते ही होगे, कितना होगा? 12। तो इसकी ए बराबर कितना हो गया? 12। अब हम इसका लिखें, इसका हम एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए इसका कार्बन का। तो कार्बन कैसा लिखा जाएगा? कार्बन लिखा जाएगा C, और यहां लिखा जाता है Z, और यहां लिखा जाता है A। ठीक है। तो C तो C कार्बन रहेगा, लेकिन Z की जगह पे क्या हमने निकाला है? 6 आ गया। और ऊपर क्या लिखा जाता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी? 12। तो इसको, ये हो गया इसका प्रतीक। इससे ये पूरा पता चल रहा है कि इसकी ये परमाणु संख्या ये है और द्रव्यमान संख्या ये है। समझ में आ गया? बहुत आसान है ना। चलिए, अब तत्व की परमाणु संख्या कुछ इसमें दी गई हैं, तो आप उनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, और 30 तक दी हैं, तो सभी के ये समझ लीजिए कि ये रोल नंबर हैं उनके, और ये बच्चे हैं। तो हाइड्रोजन का 1 है,
परमाणु संख्या से समझ रहे हैं आप क्या है? परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर एक क्या है, इसमें प्रोटॉन भी एक है बराबर इलेक्ट्रॉन भी एक है इसमें, ठीक है। ऐसे ही हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इससे ये भी पता चल रहा है। ऐसे ही नियोन है, नियोन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 10 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। तो इससे अगर आपको परमाणु संख्या पता होती है तो हमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता चल जाती है, ठीक है। तो ये स्लाइड थी, आप इसको देख लीजिएगा।